मित्रों, पंडित तिलाचंद जोशी का जो बचपन का संदर्भ चल रहा है, उन्होंने बड़े विस्तार से मुझे बताया। मुझे लगा कि इससे हम सबको भी, हमारे सारे बच्चों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपने बचपन के जीवन को जिया। आइए हम लोग साझा करते हैं। पंडित तिलाचंद जोशी ने कहा कि जब मैं 5वीं कक्षा में मैंने प्रवेश लिया तो वहाँ का वातावरण एकदम बदला हुआ था। मुख्य रूप से उस कक्षा के अंग्रेजी के अध्यापक श्री हरिलाल शाह का वहाँ बड़ा दबदबा देखने में आया। वो अपनी कड़ाई के लिए स्कूल भर में प्रसिद्ध थे और दुर्दंड प्रताप की बात सुनकर मेरे बहुत से सहपाठी अत्यंत त्रस्त और आतंकित थे, विशेषकर वह जो अंग्रेजी में कमज़ोर थे। और मैं अंग्रेजी में चूँकि विशेष कमज़ोर नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट के साथ काफ़ी उत्साह भी अनुभव हो रहा था। शाह जी जब पहले दिन पढ़ाने आए तब प्रारंभ से ही बड़े प्रेम से मुस्कुराते रहे। उनका पोशाक पहनावा बहुत ही सीधा साधा था और चाल ढाल और व्यक्तित्व भी वैसा ही था। वह प्रारंभ से अंत तक सहज भाव में प्रेम से हम लोगों को बातें करते थे। सारी बातचीत से मैं इतना समझ पाया कि उनकी दिलचस्पी अंग्रेजी भाषा के कठिन शब्दों के ज्ञान से नहीं, जितना कि उसके व्याकरण सीखने की है। अर्थात वो हम लोगों से यह चाहते थे कि हम व्याकरण की छोटी छोटी बातों को महत्व दें। प्रतिदिन अंग्रेजी का पाठ पढ़ाते हुए व्याकरण की छोटी से छोटी बात की ओर इशारा करते थे और हम सबको आकर्षित करते थे। हम लोग अपने अज्ञान और मूर्खता के कारण वह समझते थे कि इन अध्यापक महोदय के द्वारा हमारी अंग्रेजी का ज्ञान चींटी की चाल से अधिक तेज रफ्तार से साथ अपने नहीं बढ़ पाएगा। खैर, पहले दिन की बताई हुई व्याकरण संबंधी बातों को दूसरे दिन वह दोबारा दोहराकर हम लोगों के प्रश्न पूछते थे और छोटे छोटे वाक्यों की गलतियों को सुधारने के लिए हमसे कहते थे। हमारी कक्षा के छात्रों के लिए वह काम स्वभावतः बहुत कठिन था। 2-1 दिन तक तो मैं भी भ्रांतियों के चक्कर में धंसता फंसता रहा, परंतु मुझे पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा और अपने अंतर प्रज्ञा से ही मुझे विश्वास हो गया कि इस ढंग से मेरा भाषा संबंधी ज्ञान बहुत आगे बढ़ते हुए निखरता जाएगा और ऐसा होना मेरे भविष्य के प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं अपने भीतर ही भीतर शक्तियों को बटोर कर शाह जी द्वारा बताई गई व्याकरण संबंधी प्रत्येक छोटी से छोटी बारीक बात को अपने स्मृति कोश में संजोने लगता था। फल यह हुआ कि मैं मास्टर जी द्वारा किए गए प्रत्येक चतुराई भरे प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से देने में माहिर हो गया और उनकी दृष्टि में सबसे अधिक योग्य छात्र के रूप में आ गया। किस क्रिया के बाद प्रपोजिशन आना चाहिए और क्रिया के भिन्न रूप में प्रयोग कब, कहाँ और किस प्रकार होना चाहिए, मैं जल्द ही मास्टर साहब की बातों से समझ लगा। उनका बताने का ढंग कुछ पेचीदा अवश्य होता था, पर पेचीदगी मेरी बुद्धि के अनुकूल पड़ती थी और उनकी बात समझने में सबसे अधिक सहायक थी। वो बार बार दोबारा कर एक एक बात को बताते और पूछते रहते थे। इस प्रकार जब मैं मास्टर जी का प्रिय शिष्य बन गया तब मैंने ये पाया कि अन्य सहपाठी मुझसे विकट ईर्ष्या करने लगे हैं। मास्टर साहब के घर के लिए ही कार्य हो देते थे तो उसे जो छात्र दूसरे दिन करके नहीं दिखा पाता था उस पर बुरी मार पड़ती थी। उनके चांटे ऐसे ज़बरदस्त होते थे कि सुकुमार छात्रों का उनसे भयभीत होना बहुत ही स्वाभाविक था। मेरे सहपाठियों में से अधिसंख्यक छात्र मध्यम वर्ग धनवान घरानों के लाड़ प्यार से पले हुए लड़के थे। उनमें से 2-1 विशेष छात्रों की बात मुझे याद भी आती है। एक छात्र अल्मोड़े के एक प्रसिद्ध धनी वंश का मुसलमान लड़का था। वह हमारे मास्टर साहब से बहुत डरने लगा था। वह पढ़ाई में तेज नहीं था और जो काम उसे घर के लिए दिया जाता था उसे वह नहीं कर पाता, इसलिए वो मेरे पास अक्सर आता था और मेरे हाथ में 2-4 पैसे रखकर वो अपना काम कर देने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता था। वह मुझे एलुआ कहकर पुकारता था, कहता था कि अरे भाई एलुआ,
ये काम नहीं करोगे तो मुझे घर पर भी और स्कूल में भी मार पड़ेगी। मुझे उस पर दया आ जाती, साथ में पैसे का लालच भी तो था ही, इसलिए मैं स्पष्ट अक्षरों में लिखकर उसका काम पूरा कर देता और कहता था कि अपने हाथ से उतार कर देना, मेरा मत देना वरना तुम बहुत मार खाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि मास्टर साहब मेरे अक्षरों को भली भांति पहचानते हैं। सहपाठियों के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, एक लड़का किसी कारण से घर का काम करके नहीं लाया था। मास्टर साहब ने डांटा कि तुमने काम क्यों नहीं किया। इतना कहकर वो पीटने लगे। वो दहाड़े मार कर रोता हुआ बोला, मास्टर साहब कल रात जब मैं काम करने बैठा तब मुझे मालूम हुआ कि जिस दिए में मैं पढ़ता था उसमें तेल नहीं है। माँ ने कहा कि तेल नहीं मिलता, कहाँ से लाऊं। उन दिनों मिट्टी के तेल के दीपक बहुत कम लोगों के यहाँ जलते थे। मैं भी मिट्टी का दिया जलाकर पढ़ता था, किंतु स्कूली पुस्तक घर पर कम ही पढ़ता था। पास ही एक स्थानीय पुस्तकालय में कुछ जासूसी उपन्यास मांग कर ले आता और उन्हीं को पढ़ा करता था। स्पष्ट है कि ये काम घर वालों से छिपा कर किया जा सकता था। मैं घर के एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ दिन दहाड़े अमावस्या का सा अंधकार छाया रहता। वहाँ एक छोटे से बक्से के ऊपर दिया जलाकर उपन्यास लेकर पढ़ने बैठ जाता था। माँ समझती थी लड़का कोई स्कूली पुस्तक पढ़ रहा है, बहुत ही मेधावी छात्र है। 5वीं कक्षा में एक बंगाली अध्यापक अंग्रेजी भाषा में बातचीत करना सिखाने के लिए आया करते थे। उनका नाम था श्री गिरीश चंद्र देव। बड़े ही सज्जन साधु थे, किंतु ठीक पुराने ज़माने के संतों की तरह लगते थे। आकृति और प्रकृति में भी बड़े ही प्यारे ढंग से अत्यंत सरल भाव में किसी अत्यंत रोचक विषय की ओर ले जाकर अपनी बात प्रारंभ करते थे और उसी से संबंधित प्रश्न हम लोगों से पूछकर बात का सिलसिला जारी रखते। विषय तो रोचक होता ही था, प्रश्न भी ऐसे थे जो हमारी जानकारी के अंतर्गत हों। उनका स्वभाव मोहित करने वाला था। इस सब कारणों से हम सब प्रतिदिन उनकी पढ़ाई के घंटे की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता से करते थे। पढ़ाई का वह घंटा सभी छात्रों को एक बहुत बड़े वरदान के रूप में लगता था। विशेषकर अंग्रेजी की पढ़ाई में होने वाली दीक्षा के बाद कई वर्षों के बाद जब मैं इलाहाबाद आया तब पता चला कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध प्राध्यापक S.C. देव साहब अर्थात सतीश चंद्र देव मेरे इन्हीं पूज्य गुरु जी के सुपुत्र हैं। जब सतीश चंद्र जी को इस बात का पता चला कि मैं उनके पिताजी का छात्र रह चुका हूं, तो मुझे गुरु भाई मानकर मेरे साथ बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम का व्यवहार करने लगे। स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र की याद आज भी रह रहकर मेरे मन में मीठी मीठी टीस के साथ आनंद लगती रहती है।